आज मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि घर में ही रहकर आराम करूं, लेकिन काम पर तो जाना ही था, क्योंकि अगर मैं काम पर नहीं जाती तो मुझे पूरे महीने की तनख्वाह नहीं मिलती और ऊपर से मुझे अपने मालिक मालकिन की बात भी सुननी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रोज रोज एक ही तरह का काम करते करते मैं काफी थक चुकी थी। मेरा शरीर हार मान गया था। वैसे तो मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती थी, ताकि समय पर मार्केट के बंगले तक पहुंच सकूं और शाम को भी जल्दी घर वापस आ सकूं, क्योंकि घर पर मेरा बेटा अकेला होता था। पति भी काम पर चले जाते थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। पहले तो उनकी कमाई बहुत ही अच्छी थी, जिससे कि मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ था, मेरे पति की कमाई का बहुत सारा हिस्सा मेरे बेटे के इलाज में ही खत्म हो जाता था। मैं शुरू से ही उसका इलाज करवा रही थी। मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा भी अपनी आंखों से इस हसीन दुनिया को देख सकेगा। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आपका बेटा कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। लेकिन मैं एक माँ थी, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती थी। मेरे मन में अभी भी उम्मीद की रोशनी बची हुई थी कि एक न एक दिन मेरा बेटा अवश्य अपनी आंखों से इस दुनिया को देखेगा। मेरे दो छोटे देवर भी थे, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और वह दोनों अपने पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। मेरी शादी के बाद जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था, मेरे पति बहुत ही सारे पैसे कमाकर लाया करते थे और मैं सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर अचानक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी तो दी, और जब मैं माँ बनी तो पता चला कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया है वो अपने आंखों से कभी भी इस दुनिया को नहीं देख सकता है। मैंने और मेरे पति ने अपने बेटे का बहुत ही इलाज करवाया, परंतु वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर हमेशा हमें यही बताते रहते कि तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती है। अगर उसके साथ कभी कोई हादसा हुआ तो शायद उसकी सर्जरी हो सकती थी, या फिर उसके आंखों का कोई ऐसा इलाज हो सकता था जिससे उसकी रोशनी वापस आ सके, या फिर वह थोड़ा बहुत भी देख सके। लेकिन वह जन्म से ही अंधा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था। मेरे पति मुझसे कहा करते थे, तुम अपने बेटे के इलाज पर बेकार ही पैसे खर्च कर रही हो। मगर मैंने अपने पति की एक ना सुनी और अलग अलग डॉक्टर से उसका इलाज करवाते रहती रही। फिर जब मेरा बेटा 10 साल का हुआ, मेरे पति ने उसके इलाज के लिए पैसे देने बंद कर दिए। वो हमेशा यही कहते थे कि जिस दिन से हमारे बेटे ने जन्म लिया है, हमारे घर की खुशियाँ कहीं चली गई है और हम दिन पर दिन कंगाल होते जा रहे हैं। मैं चुपचाप से अपने पति की बातों को सुनती रही और अपने बेटे का इलाज हर तरह के बड़े डॉक्टर से करवाती रही, मगर कोई हल नहीं निकला। परंतु मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि कभी न कभी उसकी आंखों की रोशनी वापस जरूर आएगी। मेरा बेटा धीरे धीरे अब जवान हो गया था। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने खुद उसे पढ़ाया था, उसे हाथ पकड़कर लिखना भी सिखाया था। मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मेरे बेटे का नाम सोनू था। मुझे दोबारा औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ था। मेरा पति अब ज्यादा काम नहीं करता था, इसलिए घर चलाने के लिए अब मुझे ही काम करना पड़ता था। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। पति भी कुछ नहीं कमाता था और जिस बेटे से मुझे ढेर सारी उम्मीद थी वह कुछ करने के लायक ही नहीं था। मगर मैं हार नहीं माने। मैंने अपने बेटे के इलाज भी जारी रखा और अपने घर के बिगड़े हुए हालात को सुधारने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे बंगले में नौकरी का ऑफर आया, तो मैंने अपने पति को जब इस बारे में बताया तो मेरे पति कहने लगे, हाँ तुम काम कर सकती हो, वैसे भी अब मेरी कमाई इतनी नहीं रही, कोई बात नहीं, तुम पैसा कमाया करो, वैसे भी हमारे घर के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। अपने पति के कहने के मुताबिक मैंने बंगले में जाकर नौकरी करनी तो शुरू कर दी, लेकिन नौकरी करने के कारण मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और फिर मेरा पूरा शरीर भी सारा दिन काम काज करके थक कर चूर हो जाता था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हर दिन नौकरी करने के लिए बस में सवार होकर बंगले में जाया करती थी। वहाँ सारा दिन काम किया करती थी, जहाँ से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। मेरा बेटा जवान हो गया था, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी घर पर ही एक छोटी सी दुकान खुलवा कर देती थी, जिससे थोड़ी बहुत कमाई उसकी हो जाया करती थी। पहले मेरा पति बहुत ही अच्छा था, कभी उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मेरी हर ख्वाहिश भी पूरी की थी। लेकिन शायद अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो कुछ भी संभालने के काबिल नहीं रह गया था।
आज जब मैं काम पर से वापस घर आई तो फिर अपने पति के कपड़े धोने के लिए बैठी तो मुझे उसके पैंट के पॉकेट से 500 के कई नोट मिले जो कि पूरे 5,000 थे। इतने सारे पैसे उनके पास कहाँ से आए? वह पैसे लेकर मैं फौरन अपने पति के पास गई और उनसे कहा, सुनिए जी, आपके कपड़ों से मुझे पैसे मिले हैं। आपको पता है कि पैसों की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है। आपके पास पैसे थे फिर भी आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? घर में सारा राशन खत्म हो गया है, ऊपर से सोनू को भी बुखार हो गया है, उसकी दवाई भी लानी है। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो। अचानक यह पैसे देखकर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था ये पैसे लेकर। मैं तुम्हें बताता हूँ ये पैसे मुझे कहाँ मिले। यह पैसे मेरे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे बेटे के जेब से निकले हैं। मैंने कहा, परंतु सोनू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वो कहने लगे, हाँ, मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं जब दुकान पर बैठा हुआ था तब मैंने उसे उसके जेब में ये पैसे रखते हुए देखा था और फिर मैंने खामोशी से उसको जेब से यह पैसे निकाल लिए। मैं अपने पति की बात सुनकर सोच पे पड़ गई थी कि सोनू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वह तो दुकान में बच्चों के खाने पीने के सामान से बेचता था और दिन के 100 से 200 कमा लेता था और वह भी अपने हाथों हाथ खत्म हो जाता था। फिर मैंने सोचा जब सोनू की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं खुद ही उससे इस पैसे के बारे में पूछ लूंगी। फिर मैं घर के कामों में ऐसे उलझ गई कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और मैं इस बात को भूल गई। इधर मैं काफी दिनों से एक ही बात सोच रही थी कि अब मेरा बेटा 22 साल का जवान लड़का हो गया है और अब मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो वो कहने लगा, एक तो पहले से हमारे हालात ठीक नहीं है, हम लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तुम हो कि सोनू की शादी की बातें कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वह देख नहीं सकता है और कभी उसकी आंखें ठीक भी नहीं हो सकती है। भला ऐसे में कौन अपनी बेटी देगा? मैंने अपने पति को चौंक कर देखा और कहा कि मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। माता पिता कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, अगर सोचते भी हैं तो कभी भी ऐसी बातें अपनी जुबान पर नहीं लाते हैं। तुम अगर लड़की नहीं ढूंढ सकते हो तो कोई बात नहीं, परंतु मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करूंगी और फिर उसकी शादी करूंगी। आखिर सोनू हमारा इकलौता बेटा है और मैं हर माँ की तरह यही सोचती हूँ कि मेरे बेटे का भी घर मेरे जीते जी बस जाए। मैं भी उसके बच्चों को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो। मगर मैं खुद भी परेशान थी कि आखिर मुझे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मेरी बेटी की सच्चाई जानने के बाद उसे दिल से अपनाए। फिर मैंने सोचा कहीं ना कहीं मेरे बेटे का हमसफर इस दुनिया में जरूरी होगा। ऊपर वाला तो आसमान में ही जोड़ी बना देता है। फिर कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। अभी तक मुझे अपने बेटे के लिए लड़की नहीं मिली थी। एक दिन मैं बंगले में काम कर रही थी तो मुझे फोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें गंभीर चोट लगी है, आप जल्दी घर आ जाइए। मैं जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पति को सच में गंभीर चोट लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आपको ये चोट कैसी लगी? तो वो कहने लगा, जब मैं फैक्ट्री में काम करके वापस लौट रहा था तो एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी। लेकिन अजीब बात तो यह थी, अगर गाड़ी वाले ने मेरे पति को टक्कर मारी होती तो फिर वो जमीन पर गिरे होते, उनके टांगों में चोट होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर तो उनके चेहरे, हाथ, बाजू और पेट पर चोट थे। उनके गर्दन पे लाखों के निशान थे, ऐसा लग रहा था किसी ने नोचने की कोशिश की है। उनके हाथों की कलाइयों पर भी निशान थे। जब मैं अपने पति से बारे में पूछा तो वह कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर मैं उनके अच्छे से इलाज करवाया और वो काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। फिर कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो गए। अब मैं फिर से अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश करने लगी। मैंने अपने जान पहचान की 2-3 औरतों से भी अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बात कर दी तो वह लोग बोले, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल सके। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे घर में बहू आ जाए। फिर उसके बाद मैं अपनी बहू की खातिर लोगों के घरों में काम करना छोड़ दूंगी और अगर किया भी तो आसपास के घरों में ही काम कर लूंगी ताकि अपनी बहू के साथ भी कुछ समय गुजार सकूं। मैंने जब अपने बेटे से शादी के बारे में बात की तो उसने मुझे यही कहा, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जिस लड़की की शादी हो वह सारी जिंदगी मेरे साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करे। आप जानती हो कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छा हमसफर मिले
जो उसका ख्याल रखे, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सके। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी की खूबसूरती देख भी नहीं सकता, तो फिर मैं उसकी तारीफ कैसे करूंगा? मैंने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए उसका हमसफर पहले से ही उसके भाग में लिख दिया होता है। तुम्हारे हमसफर भी कहीं न कहीं जरूर ही होगा, जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगी। देखना, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। जिन औरतों को मैंने अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बताया था, उन्होंने अभी तक मुझे उसके लिए जितने भी रिश्ते बताए थे, वह सारे के सारे लोग मेरे बेटे को देखने के बाद रिश्ते से इनकार कर गए थे। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मेरा बेटा देख नहीं सकता था। मैं जी जान से उसके रिश्ते के लिए कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें कोई ना कोई कमी होती है, जिनके माता पिता उनके रिश्ते के लिए परेशान होते हैं। कोई ऐसी लड़की मुझे मेरे बेटे के लिए मिल जाए तो मैं उसे अपने घर की बहू बना लूंगी। लेकिन काफी समय तक तो मुझे अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिला। लोग आते, मेरे बेटे को देखते, रिश्ते को मना कर चले जाते थे। मेरा दिल बहुत ही दुखता था, मेरे बेटे को भी बहुत ही अफसोस होता था। इसलिए अब मैंने मेहमानों को घर बुलाना ही बंद कर दिया था। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। एक दिन मैं सुबह सवेरे हर दिन की तरह बस में बैठकर बंगले में काम करने के लिए जा रही थी। मैं बस में बैठी हुई थी जब मेरी बराबर वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने ऐसे ही बोरियत दूर करने के लिए उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि वो बोल नहीं सकती है। इतनी सुंदर लड़की और बेचारी की आवाज नहीं थी। यह सोचकर मुझे बहुत ही अफसोस होने लगा। तभी अचानक मुझे अपने बेटे की याद आ गई कि मेरा बेटा भी तो इतना अच्छा और सुंदर है, लेकिन एक कमी की वजह से हर कोई उसे नकारता है। अगर यह लड़की गूंगी है तो मेरा बेटा भी तो अंधा है। न जाने मुझे क्या सूझी। मैंने उस लड़की से कहा, बेटा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है कि नहीं? उसने ना में अपना सर हिला दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मुझे समझ में आ गया था इस बेचारी के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो मेरे बेटे के साथ हो रहा था। गूंगी होने के कारण कोई भी इसे अपने घर का बहू नहीं बना रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं इसकी शादी अपने अंधे बेटे से करवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी तो मैं अपने बेटे के लिए काफी समय से लड़की तलाश कर रही हूँ। ये लड़की गूंगी है, इसलिए मेरे अंधे बेटे के साथ अच्छे से गुजारा कर लेगी और कुछ कहेगी भी नहीं, क्योंकि बोल सकती तो है नहीं। अब मैंने उसके परिवार वालों से बात करने का फैसला किया। उससे अच्छा घर का एड्रेस तो ले लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके माता पिता से इसका हाथ मांगूंगी। उस लड़की का नाम सौम्या था। ये जन्म से गूंगी नहीं थी, बल्कि बचपन में जब एक दिन वह छत पर मौजूद थी, तब एक बार उसके सामने बंदर आ गया और वह बंदर के डर से छत पर से कूद गई। और इस घटना में उसकी जान तो बच गई, मगर उसकी आवाज चली गई। तब से वह कहीं पर भी जब सफर करती तो हमेशा अपने पर्स में एक डायरी और पेन रखती, और जहां पर भी बहुत जरूरी होता वहां पर लिखकर अपनी बातों को बता दिया करती थी। मुझे भी यह सब उसने लिखकर बताया था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे अपना घर बता दो, मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगी। पहले तो उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया। फिर करीब 2 दिन के बाद मैं उसके घर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। घर देखकर मैं समझ गई थी कि यहाँ तो मुझे साफ साफ इनकार ही मिलेगा। वह लोग बहुत ही अमीर थे, उनका बंगला बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े घर के लोग क्यों मेरे घर में रिश्ता करेंगे? एक पल तो ख्याल आए कि लौट चलती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं उस घर में दाखिल हो गई। वहां पर पहुंचने के बाद जब मैं उस लड़की के माता पिता से मिली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह लोग बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब खुद लड़की के पिता ने अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। फिर मैंने बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मैंने उन्हें यह बता दिया कि मेरा बेटा देख नहीं सकता है। इस बात पर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। अब मेरा बेटा का रिश्ता तय हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर आई और सबसे पहले मैंने यह बात अपने पति को बताई। वह भी हैरान रह गए थे। मैंने उनको यह भी बता दिया था कि लड़की बहुत ही सुंदर और अमीर घर से है। वह लोग हमें बहुत ही सारा दहेज भी देंगे। यह सुनकर मेरे पति और भी ज्यादा खुश हो गए। फिर यह खुशखबरी जब मैं अपने बेटे को सुनाई तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में वह भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मैंने लड़की वालों से शादी की तारीख मांगी
तो वह लोग बोले कि 2-3 महीने बाद ही शादी कर देंगे। मैं बहुत ही खुश हो गई और फिर मैंने अपने बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इधर कई महीनों से मैं नोटिस कर रही थी कि अब मेरा पति बहुत ही रात को घर आता था। एक दिन वह अपने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, जिसमें वह कह रहा था कि माल कहाँ पर है और मुझे अपना आधा हिस्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति किस बारे में बातें कर रहे थे। और फिर जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मेरे पति ने मुझे देखकर अपना मोबाइल नीचे कर लिया। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप कौन सी माल की बात कर रहे हैं? वह कहने लगे, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो फैक्ट्री में माल आने की बात कर रहा था। अगर समय से फैक्ट्री में काम नहीं हुआ तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेटी की शादी भी तो सर पर है, किस तरह से ये शादी होगी, बस यही सोच कर मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने कहा, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं जिस बंगले में काम करती हूँ वहाँ की मालकिन से मैंने बात कर ली है। मैं उनसे कुछ पैसे एडवांस में ले लूंगी और फिर काम करके थोड़ा थोड़ा चुकता कर दूंगी। वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गई है। मेरे पति कहने लगे, चलो अच्छा हुआ, थोड़े पैसे का इंतजाम तो मैं भी कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं ठीक से फैक्ट्री में काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा पैसे तो मैं इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, आपसे जितना हो सकेगा आप उतना ही कीजिएगा, मुझे पता है कि आपको काम की वजह से बहुत ही परेशानी है। यह कहकर मैं फिर अपने काम में लग गई। शादी के समय सामने आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ही गंदगी हो गई थी और बहुत सारा कबाड़ी सामान भी जमा हो गया था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना और अपने पति का कमरा साफ किया, उसके बाद अपने बेटे के कमरे की सफाई करने के लिए पहुंच गई। काफी समय से मैंने घर के अच्छे से सफाई नहीं की थी। मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं घर का ठीक से साफ सफाई कर सकूं। मैंने सबसे पहले अपने बेटे के बेड को साफ किया, फिर बेड के नीचे मैं साफ करने के लिए जैसे ही झुकी तो मैं उसके बेड के नीचे कुछ छोटे छोटे पैकेट रखे हुए थे। उस पैकेट में मैंने सफेद कलर का पाउडर था। मैंने ध्यान से उस पैकेट को देखा तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पैकेट रखे हुए थे। मैं घबरा गई कि आखिर में क्या चीज है और इस चीज का मेरे बेटे के कमरे में यह क्या काम है और इसे इस तरह से बेड के नीचे क्यों रखा गया है। मैंने वह सारे पैकेट उठाया और फौरन अपने कमरे में जाकर अपने पति को दिखाया। मेरे पति ने कहा, यह तुम कहाँ से लाई हो? तो मैंने उनको बताया कि यह तो सोनू के कमरे में बेड के नीचे से मिला है। मेरे पति कहने लगे, मुझे तो सोनू पर पहले से ही शक था, लेकिन तुमने अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया। मैंने कहा, सच सच बताइए, क्या बात है, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं और यह क्या चीज है? तो वह कहने लगे, यह पैकेट जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसमें ड्रग्स है, तुम्हें उसके बेड के नीचे मिला, इसका मतलब हमारा बेटा इसका धंधा करता है, इसको सप्लाई करता है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने उसकी दुकान में बैठकर पैसे जेब में रखते हुए देखा था, लेकिन तुम्हें तो मुझे पर विश्वास ही नहीं होता। हमारा अंधा बेटा हम दोनों पति पत्नी की आंखों में धूल झोंक रहा है और इतना बड़ा कारोबार चला रहा है। ये ड्रग्स बहुत ही महंगा बिकता है। मैं तो अपने पति की बात सुनकर सदमे में चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रग्स क्या होता है, लेकिन मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। वो कहने लगा, नहीं अभी मत पूछो, किसी दिन हम लोग उसे खुद रंगे हाथों पकड़ेंगे, यह सारा पैकेट तुम मुझे दे दो। तो मैंने कहा, आप इनका क्या करोगे? तो वह कहने लगे, मैं इसको ठिकाना लगा दूंगा, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि यह हमारे घर में मौजूद थी, पुलिस हम तीनों को जेल में डाल देगी। मैं इसको जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने वह पैकेट उन्हें दे दिया, लेकिन अब मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि मेरा अंधा बेटा यह सब कुछ क्यों कर रहा था। मैं अब हमेशा उस पर नजर रखने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मुझे अपना काम भी तो देखना था, शादी की तैयारी भी करना था। मेरा बेटा दिन भर दुकान पर बैठता था और शाम को टाइम से घर आ जाता था। मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी होने वाली है और वह इतना गलत काम कैसे कर सकता है। उसकी शादी में अब कुछ ही दिन रह गए थे, लेकिन इससे पहले घर में एक और ही हादसा हुआ। एक दिन जब मैं रात के समय काम से घर लौटी तो मुझे अपने घर में बहुत ही तेज शराब की बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर में बैठकर शराब पी हो। वैसे भी मैं आज 2 दिन के बाद घर पर आ रही थी, क्योंकि जिस बंगले में काम करती थी वहां की मालकिन ने मुझे कहा था कि 2 दिन तुम यहीं पर रुक जाओ, घर की साफ सफाई होगी और उसमें जो कोई भी एक्स्ट्रा सामान निकलेगा तुम अपने बहू के लिए लेकर चले जाना। मैंने सोचा, मालकिन
बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी मेरी इतनी हैसियत है नहीं कि मैं अपनी बहू को महँगा-महँगा सामान दे सकूँ। तो इससे अच्छा कि मैं 2 दिन यहीं पर रुक जाती हूँ। और अब जो 2 दिन के बाद मैं घर पर आई, तो जैसे ही मेरी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति भी घर पर आ गया। मैंने उनसे पूछा, "यहाँ पर शराब की बोतल क्यों रखी हुई है और किसने शराब पी है?" तो मेरे पति कहने लगे, "सच कहूँ तो मैं तुमको यह बात कैसे बताऊँ?" मैंने कहा, "जो भी बात है मुझे साफ-साफ बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पीठ पीछे कौन घर पर आया था?" मेरे पति कहने लगे, "कोई नहीं आया था, बल्कि हमारे बेटे ने ही अपने दोस्तों को घर पर बुलाया था। दुकान के रास्ते 2-3 लड़कियाँ भी घर पर बुलाया था और फिर सभी लोग पार्टी करने लगे और शराब पीने लगे थे।" ये सुनकर मैं स्तंभ हो गई थी। मैंने अपने पति को कहा, "मैं अभी के अभी इस बारे में सोनू से बात करती हूँ। यह तो बहुत ही बड़ा पाप है। अब उसकी शादी होने वाली है और उसने यह कौन-सी हरकत करनी स्टार्ट कर दी है।" मगर मेरा पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, "नहीं, तुम कोई भी बात मत करो। हम लोग उसे रंगे हाथों ही पकड़ते हैं, नहीं तो वह तुम्हारी बात सुनकर मुकर जाएगा।" मैंने कहा, "मगर ऐसा कब होगा? उसे रोकना होगा।" पति ने कहा, "बस अभी खामोश रहो। बहुत जल्द उसे रंगे हाथों हम लोग पकड़ लेंगे और फिर वह अपनी बात से मुकरेगा भी नहीं।" मैं सोचने लगी थी, ना जाने मेरा बेटा किस रास्ते पर चल पड़ा है। कितना सीधा-साधा मेरा बेटा था और यह सब कुछ वह क्यों कर रहा है। पहले वह सफ़ेद पाउडर की पुड़िया और अब यह शराब की बोतल। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। शादी की तैयारी में सभी लोग बिजी हो गए थे। मेरा भी ध्यान इन सब बातों से उतर चुका था। अब मेरे बेटे की शादी की तारीख आ गई थी। लड़की वालों ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का शादी किया और हमें दहेज भी अच्छा खासा दिया। मेरी बहू तो दुल्हन बनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी, परंतु जब भी मैं अपने बेटे को देखती तो मुझे वह सफ़ेद पैकेट की पुड़िया और वह शराब वाली बात याद आती थी। बारात में भी अपने साथ मैंने अपने मोहल्ले वालों के कुछ रिश्तेदारों को भी लेकर गई थी। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सब लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि इस अंधे लड़के को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। मेरे बेटे की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। फिर मैं दुल्हन को विदा करके अपने घर पर ले आई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बहू बेटे के घर आने के बाद मैंने कुछ रस्म किया और फिर उन दोनों को उसके कमरे में छोड़ आई। मैं बेफ़िक्र थी। मेरा दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर चुका था। मेरे बेटे की शादी हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह शादी करवा कर मैंने अपने हाथों से अपना सुकून बर्बाद किया है। अपनी बहू को कमरे में छोड़कर आने के बाद मैं भी अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी। मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि कई दिनों और महीनों से मैं अकेले ही इस शादी की तैयारी में लगी हुई थी। इसलिए आज थकान की वजह से मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई और सुबह ही मेरी आंखें खुली। सुबह उठकर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और अपने बहू को नाश्ता करने के लिए जगाया। हमारे घर में 2-3 मेहमान मौजूद थे। हम लोग सभी लोग मिलकर एक साथ नाश्ता बना रहे थे। मेरी बहू तैयार होकर कमरे से बाहर निकली थी। वह बहुत ही सुंदर थी। मेरा बेटा बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उन दोनों की जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। बहू बेटे के साथ मैं भी नाश्ता करने के लिए बैठी। वहां पर मेरे पति भी आ गए। मेरे पति को देखते ही मेरी बहू खड़ी हो गई तो मैं अपनी बहू से कहने लगी, "तुम शर्माओ मत, बेटा नाश्ता करो। अब यह तुम्हारा ही घर है और यह तुम्हारे ससुर जी है।" लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बहू कैरेक्टर की ऐसी है, क्योंकि उसने तो शादी की अगली सुबह ही मेरे पति पर चाकू उठा लिया। ना जाने आने वाले समय में वह मेरे साथ क्या क्या करेगी। मैं बार बार बहू को कह रही थी, "बेटा सौम्या, यह क्या कर रही हो? यह तुम्हारे ससुर है।" लेकिन वह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। इधर मेरे पति की हालत भी बहुत ही खराब हो रही थी। सौम्या में एक अजीब ही खतरनाक सी ताकत आ गई थी। वह मेरे पति के एक हाथ से गिरीबान पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से चाकू लेकर उस पर चढ़ी हुई थी। सारे मेहमान ने सौम्या को पकड़ा हुआ था और मैं भी अपनी बहू का हाथ बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े हुई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने से मैं हैरान थी, क्योंकि वह तो बोल नहीं सकती थी।
फिर उसके मुंह से आवाज कैसे आ रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। मेरे दिमाग में तो बार बार यही बात आ रही थी कि कहीं सौम्या की दिमागी हालत खराब तो नहीं, आखिर यह मेरे पति की जान लेने पर क्यों तुली हुई है। वहां पर सारे लोग उसको मजबूती से पकड़े हुए थे और मेरे पति से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सौम्या के हाथ से चाकू छूट गया तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए थे वह लोग अब सौम्या को देखकर काफी डर रहे थे, क्योंकि शादी के अगले दिन ही उसने यह हरकत कर दी थी। उसकी आवाज भी वापस आ गई थी। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आया था कि अगर वह बोल नहीं सकती थी तो फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे सामने गूंगी होने का नाटक क्यों किया और अब मेरे पति पर हमला क्यों करना चाह रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? आखिर यह सब क्या है, बताओ मुझे। मगर वह तो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फिर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज निकालकर मुझे ऐसी बात कही कि ऐसा लगा जैसे जमीन ही फट गई है। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिस पर कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब मेरे पति ने वहां से भागने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद मेहमानों ने उनको पकड़ लिया। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी वह तो बहुत ही खतरनाक इंसान था और यह बात मुझे अभी तक पता नहीं चला था। मैं तो अपने पति को बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वह तो कुछ और ही निकला। आज अपनी बहू के सामने और सारे मेहमानों के सामने मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैंने अपने पति की वजह से अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेरे पति के अंदर शैतानियां भरी हुई थी। वह खुद शराब पीता था, चोरी करता था, ड्रग्स सप्लाई करता था और उसने सारे इल्जाम धीरे धीरे करके मेरे बेटे पर लगा दिया था। मेरे पति की एक बहुत ही बड़ा गैंग था जो कि लड़कियों की स्मगलिंग करके उसे धंधा करवाता था। जितना भी घटिया काम था सारा मेरा पति और उसकी गैंग मिलकर करता था। मैं तो समझती थी कि मेरा पति फैक्ट्री में काम करने जाता है, परंतु वह तो कई सालों से यह सब गलत काम कर रहा था और मुझे तो उसकी हरकतों के बारे में एक जरा भी पता नहीं चला। मैं तो उन्हें अच्छा इंसान समझती थी। वह लड़कियों को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता था और फिर शराब और जुए में सारा पैसा हार जाता था। मेरा पति अपने बेटे को सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि वह यही समझता था कि जब से मेरा बेटा इस दुनिया में आया था उसकी आंखें ठीक करवाने के पीछे हम लोगों की सारी दौलत खत्म हो गई थी। हम लोग गरीब हो गए थे और यही बात मेरे पति के दिमाग में बैठ गई थी। इसलिए वह अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और इसलिए जब जब मेरे सामने उसके गलत कामों की सच्चाई आने वाली थी तो वह सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल दिया करता था और खुद बच जाता था। मुझे अब 1 साल पहले वाली बात भी याद आ रही थी, जब मेरे पति ने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत ही चोट आई थी, लेकिन यह उसका बनाया हुआ खुद का कहानी था। हकीकत तो मुझे बाद में पता चली कि वह कहीं पर किराए का घर लेकर 2 लड़कियों को रखकर उससे डराना धमकाना शुरू कर दिया था। वह उन लड़कियों से धंधा करवाना चाहता था और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मेरी बहू थी और वह दूसरी लड़की मेरी बहू की पक्की सहेली थी। दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। जब मेरे पति ने उन दोनों को पकड़ लिया तो मेरी बहू ने अपनी सहेली को बचाने के लिए मेरे पति पर कई बार किए अपने नाखून से उसके सीने पर वार किया, यहाँ तक कि बाजू पर भी कोई भारी चीज उठाकर मार दी थी। मगर मेरा पति मर्द था और वह कमजोर लड़की थी और मेरे पति ने उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू किया कि मेरी बहू के आंखों के सामने ही उसकी सहेली की मौत हो गई। यह सब देखकर उस लड़की की सहेली, जो कि अब मेरी बहू थी, इतनी डर गई कि डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत ही कोशिश की मगर उसकी आवाज ना निकल सकी। उस मरने वाली लड़की ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी सहेली को वहां से भागने का इशारा किया था, जो कि आज वही लड़की मेरी बहू सोम्या थी। मेरे पति उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर सोम्या उसे कहीं नहीं मिली। शादी के समय घूंघट होने के कारण मेरी बहू ने मेरे पति को नहीं देखा था और आज जैसे ही उसने मेरे पति को डाइनिंग टेबल पर देखा उसे सब कुछ याद आने लगा और फिर वह अपनी सहेली की मौत का बदला लेने के लिए मेरे पति यानी अपने ससुर पर हमला कर दिया।
मेरे पति को देखते ही उसकी आवाज़ भी वापस आ गई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे अपने पति से नफरत हो रही थी। इसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ बुरा किया होगा, न जाने कितनी लड़कियों को बेच दिया होगा। अब मुझे समझ में आया था, मेरा पति ड्रग्स भी सप्लाई करता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा पति इतना बिगड़ा हुआ इंसान हो सकता है, क्योंकि उसने मेरे सामने तो कभी भी एक सिगरेट भी नहीं पी थी। मैंने उसी समय पुलिस को बुलाया और पुलिस को अपने पति के बारे में सभी कुछ बता दिया। हमारे यहाँ जो मेहमान रुके हुए थे, उनमें से 2 मेरे भाई भी थे, जिन्होंने मजबूती के साथ मेरे पति को पकड़कर रखा था, उनको कहीं नहीं जाने दिया। सोम्या की सारी कहानी जब मेरे बेटे के सामने आई, तो उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह कभी उसे तकलीफ नहीं होने देगा और उसका हमेशा ही ख्याल रखेगा। मेरा बेटा भले ही अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, मगर अपने दिल के आंखों से अपनी पत्नी की तकलीफों को अच्छी तरह से समझ गया था, उसको देख चुका था। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस आ गई थी। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया और इस तरह से मेरे पति के सारे जुर्म सबके सामने आ गए थे। कभी कभी जिन लोगों पर हम बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, वही हमें ऐसा जख्म दे जाते हैं जिनकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। अब मैं अपने बेटे और अपने बहू के साथ ही रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ, मुझे नहीं पता था कि बहू के घर आ जाने से मेरे पति को इस तरह से घर से जाना होगा। मेरा पति अपनी सही जगह पर पहुंच चुका था, जहां पर कि उसे अपने गुनाहों की पूरी सजा मिली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आने पर प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।